नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ रेलवे के बेहतरीन इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी जिसको लेवल 1 कहते हैं उसके सीबीटी 1 के लिए, अर्थात जिसमें एक ही एग्ज़ाम होगा आपके लिए। तो उसमें क्या है कि हमारा साइंस वाला जो पोर्शन है, हम आज प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपका क्लास 1 है, ये वीडियो आपका लगातार आपको आते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपने आप प्रिपरेशंस को देख सकते हैं कि आपका प्रिपरेशंस कहाँ तक आप जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला क्लास से, और पहला क्लास का आज पहला सवाल। और अपने प्रिपरेशंस को देख लीजिए कितना आपका क्वेश्चन सही होता है, बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको। सवाल में है कि जो ये जितना क्वेश्चन आपका सब प्रीवियस से लिया गया है, पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा होता है? ऑप्शन से जाइलम, फ्लोएम, या तो पैरन है ना पैरनकाइमा, या तो आपका कोलेनाकाइमा। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्लोएम, क्योंकि जाइलम जो होता है, जाइलम जल का परिवहन करता है। क्या करता है? तो जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है। जो आपका भोजन का करता है वो आपका फ्लोएम होता है। और ये सवाल अप्रॉक्सीमेटली बार बार पूछा ही जाता है, प्रीवियस के क्वेश्चन थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका केमिस्ट्री से बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, ये क्या है 2 + 8 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 17। 17 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात कहने का मतलब ये जो 17 है ये किस अधातु का परमाणु क्रमांक होता है? तो हम आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोरीन ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टिक के समान अभिलाक्षणिक गुण बताइए। क्या? प्लास्टिक जो होता है उसका गुण हमें बताइए। आपके ऑप्शन नंबर 1 में है, क्या प्लास्टिक टिकाऊ होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और क्या अनभिक्रियाशील होती है? दूसरा ऑप्शन है कि ऊष्मा का सुचालक होता है, बाहर में हल्का होता है, विद्युत का सुचालक होता है, टिकाऊ होता है, बाहर में हल्का होता है, अनअभिक्रियाशील होती है। टिकाऊ, ऊष्मा का सुचालक, और क्या अनअभिक्रियाशील। आपको पता है कि जो प्लास्टिक होता है वो सबसे पहले तो विद्युत का सुचालक हो ही नहीं सकता। हमेशा वो किस तरह काम करता है? सुचालक की तरह नहीं, कुचालक की तरह कार्य करता है। तो जिस जिस ऑप्शंस में आपका सुचालक है इसको कट कर दीजिए। इस प्रकार से आप आसानी से आंसर ला सकते हैं ना। आंसर क्या बच गया? बेसिक आंसर सिर्फ आपका टिकाऊ होता है, बाहर में हल्का होता है, और अनअभिक्रियाशील होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है, मतलब कह सकते हैं कि अमर एक तरफ से होती है, और उसका हल्का क्या होता है? वजन भी हल्का होता है, और किसी के साथ वो रिएक्ट भी नहीं करती है। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता के रूप में कहा जाता है? मतलब व्यक्ति के पास कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होगा जो सब व्यक्तियों को दे सकता है, सब सर्वात्रिक दाता बन सकता है? तो आपको ये चीज़, ये बहुत फेमस सवाल है, आपको बताना B+ O समूह या AB समूह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? O समूह जो होता है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साबुन बनाने में से कौन सी प्रक्रिया हम शामिल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है साबुनीकरण, जलीय विश्लेषण, संघनन या बहुलीकरण। देखिए इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, जब साबुन बनाना है तो हम किस विधि से बनाएंगे? साबुनीकरण से। तो आप इस प्रकार से भी किसी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछने की संभावना बनती है, और इस सवाल बिल्कुल पूछता भी है। ठीक है, सवाल में कहता है आपको यहाँ से क्या करना है? मिलान करना है। बिल्कुल डरना नहीं, मिलान बिल्कुल आसान कर लेंगे। देखिए कहता है जी किसको कहते हैं दोस्तों? तो जी कहा जाता है ग्रेविटी को, है ना। ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कह सकते हैं छोटी ये जी क्या होती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब जी जो होता है वो कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है, कहाँ 0 होता है, और जी का मूल मान 1/6 कहाँ होते हैं? तो देखिए सबसे पहली बात है कि जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका होता है आपके ध्रुव पर। कहाँ पर होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं वो आपका ध्रुव पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब A का 2
आइए ऑप्शंस को पहले चूज करते हैं। ऑप्शंस में आते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस है ए का 2। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कन्फर्म करने के लिए ऑप्शंस को और एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ए का 2 का मतलब क्या हो गया? जी अधिकतम कहाँ हो रहा है? हमारा ध्रुव पर। इसी ऑप्शन में हमारा बी का 3 दिया हुआ। बी का 3 मतलब जी न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। बिल्कुल सही बात है। जी शून्य कहाँ होता है? तो जी शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। जब आप अर्थ के सेंटर पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जी की कोई वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। और जी का मूल मान का 1/6 कहाँ होता है? वो आपका चंद्रमा पर होता है। सिंपल से, आई होप समझ गए होंगे। तो इस कॉलम को आप आसानी से याद कर लीजिए। ये सवाल एक ना एक यहाँ से सवाल आपका 100% पूछ देता है, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या तो आपका ग्रुप डी हो, किस में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल आपका प्रीवियस का है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण जैसे कि खुरदरा या चिकना, लंबा या छोटा, पीला या हरा आदि होता है जो युग्मों में होता है, मतलब वो पेड़ में रहते हैं, जोड़ा में रहते हैं। आपको बताना किस वैज्ञानिक ने इस प्रकार के प्रैक्टिकल को किया था। आपका ऑप्शंस है ग्रेगर जॉन मेंटल, जॉर्ज मिस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन या तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो आपको पता है कि मटर के पौधे पर किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंटल जी किए थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहा था कि कौन सा नियम कहता है कि जब कोई बाहरी बल वस्तु के प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? हमारा कंजर्व्ड रहता है। मतलब कह सकते हैं कि अनचेंज्ड होता है, वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो जब ये संवेग की बात आ ही रहा है तो किस में? संवेग में ही आंसर ले लेंगे। सिंपल सी चीज़ है ना। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में ये सब आपका स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप आसानी से याद रखिएगा। किस में कहा जाता है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत में ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि पूर्ण दहन के दौरान, क्या पूर्ण दहन में जब पूरी तरह से दह जाता मतलब जल जाना होता है तो गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न जो लव होता है ये किस रंग का होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीला होगा, काला होगा, लाल होगा या नीला होगा या हरा होगा, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? क्या निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान मतलब किसका जो हीटेड वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वसा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहता है 5 केजी की एक वस्तु विरामावस्था में एक समान बल की क्रिया के तहत, है ना, 3 मीटर प्रति सेकंड के साथ गति करता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसमें बिल्कुल घबराना नहीं, न्यूमेरिकल देखकर डरना नहीं है। कहा था कि 5 केजी, हमारा एम कितना ध्यान दीजिएगा, एम कितना दिया हुआ हमारा यहाँ से 5 केजी दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 मीटर प्रति सेकंड मतलब भी का मान कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड है। कहता है कि बल द्वारा किया गया कार्य, बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है अर्थात कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या अर्थात वो काम किस गतिज ऊर्जा के रूप में काम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? आप पढ़े होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या कर देंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ हो गया, एम का मान कितना है 5, वी स्क्वायर मतलब 9 हो गया। इसको काट दीजिए, 45/2 आएगा। कितना आएगा? 45/2 मतलब हो जाएगा 22.5 जूल। कितना हो जाएगा? 22.5 जूल आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंपल से आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या लगेगा? सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि बल द्वारा क्या कार्य हमारे काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर कहा जाता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। कहा था कि प्रत्येक 3 ओम प्रतिरोध रेजिस्टेंट वाले 3 प्रतिरोध, जिसको कह सकते हैं कि एक तरफ से ऐसे समझिए समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में कैसे होता है? ऐसे होता है ना, समांतर क्रम में ऐसे होता है। समांतर क्रम में बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ बनता है। अब समांतर क्रम में क्या है? 3 ओम का प्रतिरोध है। ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। 3 3 और ये 3 बनाना हमको रजिस्टर। ठीक है, अब समांतर क्रम में क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि 1/RP, जिसको पैरेलल कहते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सब में क्या लेंगे? 3 ले लेंगे। तो 1/3 प्लस 1, है ना, 1/3 प्लस में 1/3। इसको जब हल कीजिएगा एलसीएम 3 होगा, 1 + 1 + 1
कितना हो जाएगा 3/3 किसके बराबर 1 के बराबर, अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा, अर्थात हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1 ओम हो जाएगा। किसका यूज़ करेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इसका यूज़ करेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओम और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल के बढ़ते दोस्तों। बायोलॉजी से सवाल है कि एक जीव जो अपनी जीवित जीवों पर जीवित रहता है, मतलब एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसको क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसा जीव जो दूसरों पर आश्रित रहता है, वो अपना कुछ भी नहीं करता है, तो उस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है परजीवी। क्या परजीवी, देखिए आंसर में लिखा हो परजीवी, उसको कहेंगे परजीवी। क्या कहेंगे उसको, परजीवी, जो दूसरों पर जीवित हो, परजीवी पर। ठीक है, अगला सवाल और बेहतरीन सवाल, ये भी सवाल का प्रीवियस सही है, क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि जल के एक अणु में, जल का एक अणु का मतलब क्या हुआ H2O, ये कितना अणु है, एक अणु है ना, तो जल के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, एक परमाणु है, और हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, तो 1 और 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन विल बी डी एंड 1 और 2, ये ऑक्सीजन का, ये आपका हाइड्रोजन का। H2O लिखाता है ना, तो हाइड्रोजन में कितना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 1 परमाणु ऑक्सीजन का, 2 परमाणु हाइड्रोजन का। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे ना। अगला समझते हैं। अगला कहता है दोस्तों कि कंपन या तो दोलन गति निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, झूले की गति का, पहिए की गति का, बस की गति का, या वायलिन के तार की गति का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायलिन के तार की गति का है। ठीक है, चलिए, तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको भी अच्छा लगा, आई होप, है ना। इसी प्रकार से अगले वीडियोस पाने के लिए यदि आप चाहिए कि बिल्कुल आपका, यदि आप इससे कुछ सीखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं सीखें तो अगला वीडियो में आइएगा, अगर वीडियो में सीखेंगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस प्रकार खुश रहिए और अपनी तैयारी को बनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।